बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 15 जून की समात के अहवाल के हवाले से ये मेरी तीसरी और आखिरी वीडियो है। जिस वक्त आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो उससे कुछ देर बाद जो 16 जून की समात है उसका आगाज़ होने जा रहा है। मैं इसमें बहुत से पॉइंट्स और जो रह गए हैं जो दो वीडियोज़ पिछली में नहीं बता सका वो इस वीडियो में आपके सामने रख देता हूँ। एक तो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का एक सवाल था और उनका सवाल ये था कि अगर जज जो है उसके ख़िलाफ़ प्रोसीडिंग स्टार्ट होती है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में और कि आपकी बीवी के नाम पे एसासे और जायदादें हैं और आप हमें इस बारे में बताएं, और जज साहब FBR को लिखते हैं कि मेरी बीवी का रिकॉर्ड टेक्स्ट रिकॉर्ड मुझे दिया जाए, तो पाकिस्तान के कानून के मुताबिक FBR जज साहब की बीवी का रिकॉर्ड जज साहब को नहीं दे सकती। अगर FBR नहीं दे सकता जज साहब को रिकॉर्ड, तो फिर जज साहब कैसे जस्टिफिकेशन देंगे सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को? मामला तो वहीं पर ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि कानून के मुताबिक उनकी बीवी का टेक्स्ट रिकॉर्ड जज साहब को नहीं मिल सकता। इस पे जब जवाब मांगा गया तो फ़रोग नसीम साहब ने कहा कि इसके ऊपर मुझे चेक करके आपको जवाब देना होगा। मंसूर अली शाह साहब ने इशारा किया कि आपकी टीम बैठी है, आप अपनी टीम को कह दें, इतने लोग आपको असिस्ट कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि जवाब मैंने देना है, टीम ने नहीं देना। इसके अलावा मैं आपको ये भी बता दूं कि ये मामला अब एक जज साहब तक नहीं रहा। जो केस बिल्ड कर रहे हैं फ़रोग नसीम साहब, इस केस के नतीजे में जो फैसला आना है वो तयन करेगा कि अगर पाकिस्तान में किसी जज का एहतसाब होना है तो किस तरह होना है, जज साहब का मिसकंडक्ट, क्या क्या चीज़ें जज के मिसकंडक्ट में आएंगी, जज अपने बीवी बच्चों के एसासे और जायदादों को डिक्लेयर करने का जो है वो पाबंद है या नहीं है, और अगर बीवी और बच्चे एक्सप्लेन नहीं कर पाते एसासे और जायदादें तो जज साहब पे क्या लाइबिलिटी होगी, जज साहब के लिए क्या कंसिक्वेंसेस होंगे। तो ये केस एक जज साहब तक नहीं रहा, ये अब पूरी जुडिशरी के लिए के एहतसाब का तयन करने जा रहा है केस, इसलिए ये केस बहुत कम्प्लिकेटेड हो गया है। जजेस बार बार ये सवाल कर रहे हैं कि आप बताएं कि कैसे जज जो हैं अपने बीवी बच्चों की जो भी चीज़ें हैं जो डिपेंडेंट नहीं है उनके ऊपर कैसे उसके जवाब दें। तो ये केस अब पूरी अदलिया का बन गया है, पूरे जजेस का बन गया है, इसलिए मामला जो है वो बहुत ही कम्प्लिकेटेड हो गया है। और फ़रोग नसीम साहब पर जो एतराज़ है, जो PTI के अंदर जो एक ग्रुप है उनका यही एतराज़ है कि अब ये मामला जो एक जज तक था वो पूरी जुडिशरी तक ले गए हैं फ़रोग नसीम साहब। ये उनका ख्याल है। जो उनके नाकदीन हैं, जिनको उनके ऊपर जो उनके मुखालफीन हैं या जिनका नेकनियती के साथ उनके साथ मौक़िफ़ मुख्तलिफ है, इसलिए ये केस बहरहाल मुख्तलिफ हो गया है। याहिया अफरीदी साहब ने सवाल किया कि आप ये बताएं कि अगर आपकी बात मान लें कि क्योंकि मकबूल बाकर साहब ने कहा कि एक जस्टिस कोराए के केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि टैक्स की जो खिलाफ वर्जी है, टैक्स लॉज की खिलाफ वर्जी, ये FBR इसका तयन करेगा। तो आप कैसे कहते हैं कि ये मामला सुप्रीम जुडिशल काउंसिल देखे? तो उन्होंने कहा FBR जो है वो सिर्फ टैक्स लॉ को के मामले को देखेगा, लेकिन मसला ये है कि जो डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग है वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ही करेगी। और उन्होंने कहा कि जस्टिस इखलाक हुसैन के केस में और जस्टिस शेख शौकत अली के केस में टैक्स लॉज की वायलेशन जो है उसके हवाले से सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने फैसला दिया कि इन जजेस ने टैक्स लॉज को वायलेट किया है। तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जो है वो टैक्स लॉज को देख सकती है। और फिर याहिया अफरीदी साहब ने कहा कि अगर हम आपकी बात मान लें फिर तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को ही जजेस जो हैं वो जवाब देंगे टैक्स लॉज के ऊपर। उसके बाद उन्होंने दोबारा कहा, उन्होंने कहा जी मेरे लिए मसला यह है कि टैक्स लॉ तो छोटी सी एक चीज़ है, असल मामला सोर्स का है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ सोर्स है, मनी ट्रेल है, वो जज साहब को देनी होगी। उन्होंने कहा कि मेरे लिए बड़ा तकलीफ दे है कि मैं एक जज के खिलाफ इस तरह से खड़े होकर दलाइल दे रहा हूँ, लेकिन ज़ाहिर है इंपॉर्टेंट है। फिर उन्होंने कहा कि जजेस के हवाले से उन्होंने कहा कि जजेस जो हैं वो पाकिस्तान में बड़ी उनकी ताकत है, बहुत ताकतवर एक ओहदा है, और जज जो है वो इंसाफ करना अल्लाह की सिफ़ात में से एक सिफ़त है। तो जज को एक आम बंदे से ज़्यादा हाई मोरल ग्राउंड्स के ऊपर होना चाहिए। जज के ऊपर कोई इल्ज़ाम लगे तो उसको उसकी जस्टिफिकेशन देनी चाहिए, और ये नहीं हो सकता कि जज साहब के ऊपर इतना संगीन इल्ज़ाम लगे उनके बीवी बच्चों पर और वो टेक्निकल चीज़ों को बुनियाद बना के और वो कहें कि मैं जवाब नहीं दूँगा। उन्होंने कहा कि ये पूरी एक जज पर जब इल्ज़ाम होता है तो वो पूरे इदारे पर इल्ज़ाम होता है। तो फिर मंसूर अली शाह साहब ने कहा कि इसका मतलब है कि आप ये मान रहे हैं कि ये जो केस है ये पूरी अदलिया के इदारे की आज़ादी का केस है। उन्होंने कहा जी बिल्कुल मैं मानता हूँ। तो जैसे मैंने आपको बताया कि आइंदा का ये तयन करेगा कि जजेस का एहतसाब होगा नहीं होगा तो किस तरह होगा, तरीक़ाकार क्या होगा। कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, मैं जल्दी पढ़ देता हूँ ताकि ये आपको मैं जो पॉइंट्स रह गए हैं वो जल्दी हम ख़त्म कर लें। जज साहब की जानिब से पूछा गया कि आपने रेफरेंस को एक तरफ रखकर ये आप मौक़िफ़ नया अपनाया है कि जज एहलिया के एहसासों की वजाहत करे, मनी ट्रेल दे, लेकिन आपने इस बारे में ना तो कोई अदालती मिसाल, अदालती फ़ैसला सामने रखा है, ना ही आप कोई कानून बता पा रहे हैं कि किस कानून के तहत या किस अदालती फ़ैसले के तहत
जज जो है वो उसके ऊपर ऑब्लिगेशन है कि वो अपने बीवी बच्चों के असासे और जायदादें डिक्लेयर करे। उन्होंने फ़रोग़ नसीम साहब ने कहा कि इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस जो है वो इस केस का एक पहलू है, असल केस गैर मुल्की असासों का है। जज भी सर्विस ऑफ पाकिस्तान में आते हैं। आर्टिकल 209 में अहलिया को ज़ेर कफ़ालत या खुद कफ़ील रखना बिला जवाज़ है। किसी को अपने या अहलिया के नाम पर जो जायदाद है दायर ना करना काबिल सज़ा जुर्म है। हमारा जो मेन केस है वो है कि ये किस वसाइल क्या थे, सोर्स क्या था ये जायदादें ख़रीदने का। फ़रोग़ नसीम साहब कहते हैं कि भारत में 6 लाख की वजाहत ना करने पर जज को घर भेज दिया गया था और उसी मुकदमे की बुनियाद पर फिर अदालती तारीख रकम हुई और भारत में जज के ख़िलाफ़ फ़ौजदारी कार्रवाई को अलग रखा गया। मकबूल बाकर साहब ने कहा कि भारत में जज के ख़िलाफ़ कार्रवाई के वक्त मुकम्मल मवाद पेश किया गया। मंसूर अली शाह साहब ने भी सवाल उठाया कि क्या जज साहब FBR से, ये पॉइंट मैं आपको बता चुका हूँ कि FBR से वो टैक्स रिकॉर्ड ले सकते हैं, नहीं ले सकते, और अगर वो FBR उनको नहीं देता तो फिर जज साहब कैसे अपने आप को वहाँ पे मतलब अपना जवाब दे सकते हैं जब उसके पास एहलिया का टैक्स रिकॉर्ड ही नहीं होगा। फिर उसके बाद फ़रोग़ नसीम साहब कहते हैं कि टैक्स लॉ के ऊपर उन्होंने कहा कि मैं आऊँगा, और फ़रोग़ नसीम साहब ने ये भी कहा कि ये चीज़ें मैं बता चुका हूँ आपको। उसके बाद ये भी कहा गया फ़रोग़ नसीम साहब को कि आप बहरहाल टैक्स लॉ के ऊपर आपको हमें ये बताना होगा कि टैक्स लॉ में अगर बीवी डिपेंडेंट नहीं है जज साहब पर तो कैसे जज साहब पाबंद थे टैक्स लॉ के तहत भी कि वो अपनी बीवी के असास से जायदादें जो हैं वो डिक्लेयर करते। उसके बाद फ़रोग़ नसीम साहब कहते हैं कि अदलिया पर एतमाद, अवाम का जो एतमाद है वो बड़ा मुक़द्दस है मामला है, और मुसलमानों में तो जज का जो मेयार है वो बहुत ज़्यादा हाई है, और वो कहते हैं कि हम उम्मीद करते हैं कि हमारे जजेस का जो कोड ऑफ कंडक्ट है क्योंकि वो बहुत आला है, बहुत हाई फाई है, तो इसलिए जज साहब जो हैं वो जवाब देंगे और उनको जवाब देना चाहिए। और वो ये कहते हैं कि हमारी माशरे में जज की बड़ी इज़्ज़त और तकरीम है। जज माशरे में बड़ा बाख्तियार होता है, उसकी बहुत इज़्ज़त होती है और आवाम का अदालत उज़्मा पर के जज पर अंधा एतमाद होता है। और पाकिस्तान में सबसे हाई फोरम जो है, अदालती फोरम जो है वो सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट का जज जो लिख देता है वो फ़ाइनल होता है, उससे ऊपर कोई फोरम नहीं है। और आवाम का अदलिया पर एतमाद जो है वो मजरूह नहीं होना चाहिए। फ़रोग़ नसीम साहब ने कहा कि अदलिया की आज़ादी भी बहुत इंपॉर्टेंट है और इसलिए लोगों का अदलिया पे एतमाद भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और उसके बाद फ़रोग़ नसीम साहब कहते हैं कि मंसूर अली शाह साहब ने सवाल किया कि अगर फाजिल जज की एहलिया FBR को मुतमईन ना कर पाई तो असासे छुपाने का केस एहलिया पर बनेगा, जज साहब पर भी फिर भी इल्ज़ाम नहीं आएगा। तो आप कैसे कहते हैं कि जज साहब पर इल्ज़ाम आएगा? अगर एहलिया नहीं जस्टिफाई कर पाती तो फिर भी केस एहलिया पर बनेगा, जज पर कोई केस नहीं बनेगा। वो कहते हैं कि कोई कानून दिखा दें कि खुद कफ़ील जो इंडिपेंडेंट यानी इंडिपेंडेंट एहलिया है वो अगर वसाइल में बताने में नाकाम हो और सोर्सेज बताने में नाकाम हो, मनी ट्रेल देने में नाकाम हो, तो जज पर इल्ज़ाम आएगा या बोझ आएगा या कंसिक्वेंसेस जज फेस करेंगे। और वो कहते हैं कि डिसिप्लिनरी जो प्रोसीडिंग है वो कानून तो नहीं बदल सकती। और फ़रोग़ नसीम साहब ने जवाब दिया कि जायदाद की ख़रीदारी की वजाहत ना आना बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर नहीं आती तो जज साहब जो हैं वो बिल्कुल अकाउंटेबल होंगे। और उन्होंने कहा कि उन्होंने ये कहा कि अवामी नुमाइंदे अगर अहल खाना के असासों की वजाहत ना कर सके तो वो आइन के आर्टिकल 63 के तहत नायल हो जाते हैं। हमारे माशरे में तो जज के मनसब के समाजी और अखलाकी मेयारात और भी बुलंद हो जाते हैं क्योंकि हमारे समाज में ये एक मुक़द्दस अमानत है और इस आला मेयार का तकाजा है कि जज का किरदार सबसे अलग और बुलंद हो। उसके बाद उनसे ये सवाल किया गया कि कोई कानून बता दें कि जज पर बेईमानी या करप्शन का कोई इल्ज़ाम है, कोई कानून बता दें या ये बता दें कि जज साहब पर बेईमानी या करप्शन का कोई इल्ज़ाम है। उन्होंने कहा कि हमारे पास इतना वक्त नहीं है कि महज मफरूज़ों पर जज की ज़ाती ज़िंदगी को देखा जाए। जज साहब ने यह भी कहा कि तमाम बार जो हैं जज साहब के साथ खड़ी हैं क्योंकि जज साहब पर कोई करप्शन का इल्ज़ाम नहीं है और हम हर तरीके से जवाबदेह हैं, जजेस हर तरीके से जवाबदेह हैं। ये भी मानते हैं कि हम बाकी अहदेदारों से अलग हैं, लेकिन इस बहस का कोई हल निकलना चाहिए। हमने 9 माह केस सुना है, मज़ीद 9 माह केस सुनते रहेंगे, लेकिन कोई हल नहीं निकलेगा जब तक आप बुनियादी सवाल पर नहीं आते। आपने बदनीयती के नुक्ते पर आना है। और ये भी कहा गया कि जो फ़रोग़ नसीम साहब हैं कि रेफरेंस को एक तरफ रख कर ये आप मौक़िफ़ आप अपना रहे हैं कि जज जो हैं वो एहलिया की के असासों की वजाहत करें, मनी ट्रेल दे
लेकिन वो जो मैं आपको बता चुका हूँ कि इस हवाले से कोई भी अदालती नज़ीर जो है वो सामने नहीं है। ये चीज़ें थी जो कि और केस में सामने आई थी। इन पॉइंट से जो मैं आपके सामने पॉइंट इस्टेब्लिश करना चाहता था वो यही है कि अब ये मामला एक जज से निकल कर पूरी अदलिया और पूरे जजेस तक चला गया है। यही वजह है कि आइंदा के का तयन करेगा कि जजेस का एहतसाब हो सकता है, नहीं हो सकता है तो किस तरह होगा, तरीक़ाकार क्या होगा, कंप्लेंट होगी तो किसको जाएगी, सदर किस तरह ये मामला आगे भेजेंगे, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल क्या चीज़ें देख सकती है, क्या नहीं देख सकती। तो ये केस जो है इन सारी पॉइंट्स की तशरीह करेगा। तो देखते हैं आज प्रोसीडिंग में क्या नई चीज़ें आती हैं, आपको इंशाल्लाह उसके बारे में आगाह करेंगे। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सबका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।